वेलकम बैक टू टॉप गैलेंट एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी सीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2025 को ध्यान में रखते हुए विजय पथ सीरीज चलाई जा रही है हमारे चैनल पर टॉप गैलेंट एकेडमी पर। विजय पथ सीरीज के अंतर्गत बहुत सारी क्लासेज यहाँ पे लाई जा रही हैं और उसी कड़ी में ये आपकी पीवाईक्यू सीरीज है जो हम चला रहे थे। इसके ऑलरेडी 3 लेक्चर आ चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से जाके देख लें। उसी कड़ी में अगला लेक्चर है, यानी कि हम आगे बढ़ेंगे और लेक्चर 4 आज यहाँ पे देखेंगे, जिसमें कि हम पीवाईक्यू का डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करेंगे सो दैट कि ये जो सीरीज है वो आपका जो एग्जाम होने जा रहा है 2025 में उसमें कारगर रहे और आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसमें आप अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर कर सकें। राइट, तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम से जुड़कर जो डेली करंट अफेयर क्विज, शॉर्ट नोट्स, फ्री पीडीएफ, जितनी भी यहाँ पे क्लासेज आ रही हैं उन सब का फायदा उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ें। न्यू अपडेट के लिए जो भी अपडेट आती है एग्जाम से रिलेटेड सब कुछ सबसे पहले टेलीग्राम पर, नोट्स भी सबसे पहले यहीं पे हम अपलोड करते हैं आफ्टर क्लास। तो हमारे टेलीग्राम से जुड़कर आप फायदा उठा सकते हैं। साथ ही साथ अन्य प्लेटफॉर्म से जुड़कर भी आप अप टू डेट बने रह सकते हैं। ये कुछ नंबर्स हैं, अगर एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी होती है तो जरूर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन व्हाट्सएप नंबर पर और अपने एग्जाम रिलेटेड डाउट को क्लियर कर सकते हैं। विद इन टाइम में आपको ये जो आपके डाउट हैं एग्जाम से रिलेटेड वो क्लियर कराए जाएंगे। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। जी हाँ, इससे पहले हम 60 क्वेश्चंस देख चुके हैं और इन 60 क्वेश्चंस का डिटेल एनालिसिस हमने यहाँ पे आपको कराने की कोशिश करी है। पिछले क्लास में एक मिस्टेक हुई थी, मैं चाहता हूँ कि आप उसको देख लें एक बार। एक क्वेश्चन था करेंटली क्या है। 1 मिनट में आपको यहाँ पे मिस्टेक को क्लियर कर दूँ। हाँ, ये गलती हुई थी। ये जो है ना कुरेंटली या कुरेंटली जो पढ़ेंगे एक प्रकार का सर्च इंजन है। ठीक है, मैंने उसको सोशल नेटवर्किंग साइट बताया था। एक्चुअली क्या है कि सोशल नेटवर्किंग साइट एक ब्रॉड टर्म हो गई। ठीक है, तो बड़े ही क्लोज ऑप्शन है, ब्रॉड टर्म हो गई तो एकदम से इसको गलत भी नहीं कर सकते लेकिन सही भी नहीं कर सकते। और आयोग ने भी नहीं सही किया था। आयोग ने जो आंसर दिया था वो सर्च इंजन दिया था, तो वो मिस्टेक थी पिछले लेक्चर में, आप जरूर से सुधार लें उसे। और करेंटली जो है वो सर्च इंजन है और रियल टाइम सर्च इंजन है। ठीक है, रियल टाइम सर्च इंजन है। तो ये था पिछले वीडियो का जो मिस्टेक थी, उसको मैंने सुधारने की कोशिश करी है। तो आई होप जो क्लासेस लगातार देख रहे हैं वो अपडेट हो गए होंगे। राइट, अब बढ़ते हैं आगे और अपने उसी क्वेश्चन पे चलते हैं जिसपे हम थे। ठीक है, 61 यहाँ से हम करने वाले हैं। पूछ रहा है कि बंगला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी की बात हो रही है। ठीक है, उनके लेखक की बात हो रही है कि दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है। सो वी ऑल नो दैट द बंकिम चंद्र चटर्जी जो है वो दुर्गेश नंदिनी जो नोवेल है उसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत ही पॉपुलर फिगर है बंकिम चंद्र। आनंद मठ के लिए भी ये जाने जाते हैं। अगर आनंद मठ आता है कि किसका है तो इन्हीं का है, ये आनंद मठ के लिए भी जाने जाते हैं। इसके अलावा वंदे मातरम गीत के लिए इनको जाना जाता है, वंदे मातरम गीत। ठीक है, तो बड़े ही पॉपुलर फिगर है। और ये जो इनकी जो दुर्गेश नंदिनी ये जो उपन्यास है ना, ये पहला हिस्टोरिक उपन्यास था इनका, ऐतिहासिक पहला हिस्टोरिक नॉवल था। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है नॉवल, और एमपीपीएससी ने पूछ भी लिया प्रीलिम्स में। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर भी इस सेकंड जो मोस्ट एक पॉपुलर फिगर के रूप में जाने जाते हैं इंडिया में। इनको नोबेल प्राइज मिला था इनको। आप डेट बता सकते हैं कि हाँ सर 1913 में इनको दिया गया था। इनका फेमस वर्क गीतांजलि इनका पॉपुलर वर्क है, उसको याद रखिएगा अगर पूछता है तो। इनका ये कार्य बहुत ही ज्यादा फेमस है, गीतांजलि। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था। बढ़िया क्वेश्चन है, यानी कि हु अपॉइंटेड केशव चंद्र सेन एज द चीफ आचार्य ऑफ ब्रह्म समाज। राइट, सही उत्तर है इसका देवेंद्र नाथ टैगोर। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और आप अपने मन में उत्तर सोच सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको पीवाईक्यू एनालिसिस करा रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीड से चलूंगा, तो उस स्पीड से अगर आप मैच ना कर पा रहे हैं तो पॉज करके आंसर देते जाए, मिलाते जाएं कि 20 में से लास्ट में कितने सही हुए हैं। राइट, नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो अपना स्कोर निकाल सकते हैं आप ऐसे 20-20 करके। तो ये जो देवेंद्रनाथ ठाकुर है ये की लीडर थे, इंपॉर्टेंट लीडर थे भाई ब्रह्म समाज की, है ना। ब्रह्म समाज के ये एक इंपॉर्टेंट लीडर थे। वी ऑल नो दैट राजा राम मोहन राय है ना, फाउंडर थे। इन्होंने नींव रखी थी किसकी, ब्रह्म समाज की। ये तो हम सब कुछ जानते हैं। कब रखी थी भैया, 1828 में रखी थी।
ठीक है। और अगर हम बात करें कि ये मुख्य फिगर थे उसके, तो इनके जाने के बाद राजा राम मोहन राय के बाद उसमें जो है डिफरेंसेस आ गए थे। ब्रह्म समाज में जो आइडियोलॉजी थी, जो विचार थे, उसमें कुछ डिफरेंस आए थे। ठीक है, उनके विचारों में कुछ मतभेद होने के कारण ये भी बट गया था, ब्रह्म समाज भी बट गया था। ठीक है, जब समाज डिवाइड हुआ दो में, जब ब्रह्म समाज डिवाइड हुआ तो उसमें से जो एक निकल के आया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। क्या निकल के आया था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया किसके द्वारा, किसके द्वारा? ये था केशव चंद्र सेन, जिनकी बात हो रही है। ठीक है, केशव चंद्र सेन। और दूसरा जो था आदि ब्रह्म समाज, एक और निकल के आया यहां से, आदि ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज ये थे अपने देवेंद्र नाथ। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर। ठीक, तो याद रख सकते हैं आप ये कि केशव चंद्र सेन को इन्होंने बनाया था ब्रह्म, और जो ब्रह्म समाज के फाउंडर आपको पता ही होगा 1828। ये कुछ फैक्ट है जिनको आप याद रख सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पूछ रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार किया था, बॉयकॉट किया था इन्होंने प्रिंस ऑफ वेल्स का? प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, बात हो रही है असहयोग आंदोलन की, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय। ये बात है 1921 की, जब प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनका नाम था एडवर्ड, एडवर्ड एट्थ, आठवें, है ना, ये जब भारत आए थे तब उनका बॉयकॉट किया था गांधी जी ने। ठीक है, और ये किसका पार्ट था? एज अ पार्ट, जो ये बॉयकॉट था ना, ये जो बहिष्कार था, ये जो बहिष्कार था, ये इसी का पार्ट था, इसी आंदोलन के पार्ट के रूप में इन्होंने बहिष्कार आंदोलन भी वहां पे शुरू किया था, प्रिंस ऑफ वेल्स का, राइट। खिलाफत, खिलाफत आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पूछा जाता है एग्जाम्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। जो टर्की के खलीफा थे, ठीक है, उनकी पदवी को स्थापित बने रहने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, खलीफा के लिए चलाया गया था आंदोलन। कब ये, इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें खिलाफत की, अगर क्रोनोलॉजी में लाने के लिए आ जाए, तो ये भी 1921 से लेके 1923-24 के मध्य, 1921 से 24 एक डेट हम मान सकते हैं इसकी। ठीक है, तब ये चला था। अगर हम सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बात करें, सीडीएम की, तो इसकी अगर तारीख है तो ये आप 1930, ठीक है, 1930 से 32, ये जो नमक कानून था, नमक कानून के खिलाफ लाया गया था, राइट, नमक कानून के खिलाफ लाया गया था, तो इसको आप याद रख सकते हैं, नमक कानून। तो मैं आपको ब्रीफ में वो इंपॉर्टेंट फिगर बता रहा हूं जो एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो सकते हैं। 1942 आपका ये करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन, जहां पे करो या मरो नारा दिया गया था। ठीक है, करो या मरो नारा दिया गया था। ठीक, तो इस तरीके से ये एक क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन पूछा था कि वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार, है ना, फिर से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, याद रखना। द राइट आंसर इज बी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी असहयोग आंदोलन है इसका। 64 की मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रदेश था, प्रदेश था का पूछ रहा है, आयोग ने इसका आंसर बी दिया है, जस्टिस डिपार्टमेंट, न्याय विभाग, जहां तक मुझे पता है। द राइट आंसर इज, आप इसका बताइएगा कि सही आंसर क्या है ना, थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, फिर भी आयोग के अनुसार अगर जाएं तो इसका न्याय विभाग प्रतिष्ठा बताया है, और कहीं कहीं रेवेन्यू भी है, राजस्व विभाग भी कहीं कहीं है। और अगर हम न्याय की बात करें तो ये महामात्य, एज आई रिमेम्बर, जहां तक मुझे याद है, महामात्य भी यहाँ पे एक फिगर होता था। ठीक है, मिलिट्री में अगर हम बात करें तो सेनापति, ठीक है, मौर्य काल में महामात्य, है ना। तो इस आयोग के अनुसार इसका न्याय विभाग है। बाकी आप थोड़ा सा, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या है। एंड अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है कि के.एम. पणिक्कर, के.एम. पणिक्कर के बारे में पूछ रहा है कि ने किसके लिए कहा, के.एम. पणिक्कर ने किसके लिए कहा कि वो जो है वो आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे। He was the first diplomat of modern India. Important statement है, याद रखना। ठीक है, who said that he was the first diplomat, and कौन थे वो फर्स्ट डिप्लोमेट? गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले। कमेंट में बताइए आपकी मैम के गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी को किस, महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु किसको मानते थे? ठीक है, कमेंट में जरूर से बताइए। तो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कूटनीतिक, भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसके बाद वेद, वेद किस वेद में पूछ रहा है कि किस वेद में जो सभा है और जो समिति है को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है? ठीक है, तो सही आंसर है इसका अर्थवेद, अर्थवेद है, जहां पे सभा और समिति को जो है पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्षत्रिय
वर्षों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का संपादन का प्रावधान है? देयर वाज अ प्रोविजन ऑफ रिसाइटिंग व्हिच मंत्र इन द उपनयन रिचुअल्स। ठीक, इसका सही आंसर जो है वो है आपका डी, है ना, त्रिष्टुभ मंत्र, त्रिष्टुभ मंत्र देख लीजिए। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस तो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट आते ही हैं, तो इसको याद कर लीजिए, अगर रिपीट हो एज इट इज तो आप उसको लगा पाए। ठीक, फिर मंदिरों की बात हो रही है ना, और सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर की बात हो रही है, आप सबने पढ़े होंगे। ठीक है, जिसमें कि आप एलोरा अजंता की गुफाओं के बारे में तो पढ़ते हैं, तो वही से क्वेश्चन एक पूछा है ने कि जो गुहा मंदिर है ना, उनमें कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द मोस्ट फेमस कैलाश टेम्पल लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड है? तो सही आंसर है इसका एलोरा। एलोरा की गुफाओं में जो एक कैलाश मंदिर है ना, ये लोकेटेड है। कहाँ पे है एलोरा की गुफाएं? अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र के किस जिले में है आप बताइएगा, महाराष्ट्र के किस जिले में है एलोरा? ठीक, अगर कैलाश मंदिर की बात करें तो एलोरा के ये जो केव नंबर, गुफा नंबर 16, ठीक है, याद रख सकते हैं, रखना हो तो। ठीक है, लॉर्ड शिवा, शिव को डिवोटेड है, शिव को डिवोटेड है ये गुफा। ठीक है, राष्ट्रकूट राजाओं से संबंधित है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि हाँ भाई राष्ट्रकूट राजाओं से संबंधित है। वहीं उन्हीं किंग ने, जो राष्ट्रकूट किंग थे, उनके द्वारा निर्माण किया गया था। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है एलोरा को। ठीक है, एलोरा को किया गया है, याद रखना। एलोरा में सब है, उसमें एलोरा में बौद्ध भी है, बौद्ध मंदिर भी है, जैन भी है और हिंदू, जैसे कि अभी ये आपने देखा कैलाश। ठीक है, हिंदू, तो ये मिक्स सबको लिया गया है यूनेस्को में। ठीक है, पर्टिकुलर वन नहीं है, तो एलोरा यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। ईयर भी आप इसका याद रख लीजिएगा, बताइएगा इसका ईयर क्या है ध्यान से। ठीक, थोड़ा सा आप भी कसरत करिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है? सरल सा क्वेश्चन है, पूछ लिया आयोग ने। सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद है। अगर हम बात करें तो 1500 से 1200 BCE की बात हो रही है, बिफोर कॉमन एरा की बात हो रही है। मंत्र वगैरह है इसमें। ठीक है, सूक्त मंत्र की बात होती है। मुख्य रूप से अग्नि, इंद्र, वरुण, इनके मंत्रों का इसमें बताया गया है। अगर हम सामवेद की बात करें तो ये जो मंत्र हैं उनका मतलब संगीतबद्ध किया गया है, इन मंत्रों को संगीतबद्ध यानी लयबद्ध। ठीक है, तो म्यूजिक से रिलेटेड है ये वाला वेद। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें यजुर्वेद में आपके यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं। यज्ञ से संबंधित, किससे संबंधित? यज्ञ से संबंधित मंत्र हैं, याद रख सकते हैं। अगर अथर्ववेद की बात करें तो तंत्र मंत्र, जादू टोना, जीवन यानी कि उपचार, है ना, से संबंधित तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब इसमें बताया गया है। तो कुछ बेसिक से फैक्ट थे जिनको आप याद रख सकते हैं। सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है और सबसे नया जो है वो है अथर्ववेद है। राइट, अष्टांग योग की बात हो रही है। बहुत ही मतलब ये MPPSC पूरी भी थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक पे चला गया है पिछले 1 साल से। अष्टांग योग पे चला गया है। ये कह रहा है भैया अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा गया है? इंटरनल पूछ रहा है, इंटरनल। ठीक है, इंटरनल साधना कहा गया है। तो अष्टांग योग में 8 आते हैं, आप सभी को पता है ना। अष्टांग योग में क्या क्या आता है? अष्टांग योग में सबसे पहले तो आपका आता है यम। क्या आता है? यम। दूसरे पे क्या है? दूसरे पे आपका है नियम। ठीक है, दूसरे में क्या है? नियम है। ठीक है, तीसरे में क्या है? आसन है। क्या है? आसन है। चौथे में क्या है? चौथे में प्राणायाम है। चौथे में क्या है? प्राणायाम है। पांचवें में क्या है? पांचवें में प्रत्याहार है। प्रत्याहार। छठे में क्या है? छठे में धारणा है। क्या है? धारणा। सातवें में क्या है? ध्यान है। ध्यान। ठीक है, और 8वां यानी लास्ट क्या है? समाधि। ठीक, तो ये जो शुरू के 4 हैं, ये एक्सटर्नल है, आउटर है, बाह्य है, एक्सटर्नल। ठीक है, और ये जो है ये इंटरनल। ठीक है, इंटरनल। अब देखो इसमें से प्रत्याहार, नियम और प्राणायाम, ये तो इसमें आ गया एक्सटर्नल में। अंतरंग पूछ रहा है, वो इसमें धारणा है। क्या है? धारणा, यानी कि राइट आंसर पढ़ना नहीं है, ये धा है आपका। क्या है? धारणा। ठीक है, धारणा। तो यम से मतलब क्या है? यम से ये आपके नैतिक दिशा निर्देश हैं, एथिकल गाइडेंस है, नैतिक दिशा निर्देश की बात हो रही है। ठीक है, दिशा निर्देश। ठीक है, नैतिक दिशा निर्देश। अगर हम नियम की बात करें, नियम से समझ में आ रहा है ना, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रोफेशनल डिसिप्लिन, है ना, व्यक्तिगत। अगर हम बात करें तो व्यक्तिगत जो अनुशासन है, व्यक्तिगत जो अनुशासन है उसकी बात हम कर सकते हैं। आसन, आसन क्या? आपका बैठने का मतलब पोस्चर,
पोस्चर, फिजिकल पोस्चर, आपके बैठने की, किस तरीके से आप बैठते हैं, क्या है उसकी बात ये कर रहा है, फिजिकल पोस्चर की। प्राणायाम मतलब सांस अंदर ले रहे हैं बाहर छोड़ रहे हैं ना, ब्रीथ कंट्रोल, कैसे आप ब्रीथ कंट्रोल की बात कर रहा है प्राणायाम, ठीक। प्रत्याहार, प्रत्याहार जो बात कर रहा है वो सेंसेस को विड्रॉ करने की, यानी कि जो बाहर और अंदर के, बाहर के जो सेंसेस हैं उनको विड्रॉ करने की बात कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये ब्रिज का काम करता है, बाहर और ब्रिज का काम करता है, बाहर के सेंसेस और अंदर के, है ना, यानी कि इंटरनल और एक्सटर्नल में। तो प्रत्याहार हो गया, ये प्रत्याहार। धारणा क्या है, धारणा क्या है, धारणा जो आंसर है इसका ना मेन, वो है कंसंट्रेशन, मेन कंसंट्रेशन, फोकस, ठीक है। तो ये इंटरनल आपका वो है, बाह्य तो आंतरिक है, ठीक है, इंटरनल कंसंट्रेशन। ध्यान क्या है, मेडिटेशन, ध्यान में जाना है ना, मेडिटेशन। और समाधि, समाधि लास्ट है इसका, जो कि है एनलाइटनमेंट। क्या है, एनलाइटनमेंट, ठीक है, एनलाइटनमेंट। तो ये कुछ है, आप चाहो तो इनको एक बार सुन सकते हो, ठीक है। इतना अगर बेसिक पता है, नेक्स्ट कुछ आता है आपकी बात, तो ये चार क्या है, बाह्य, और चार क्या है, आंतरिक है, ठीक है। ये इंटरनल से रिलेटेड है हमारी, आंतरिक और अंतःकरण से, और ये बाह्य है, राइट। इतना याद रखा, इतना भी आप बेसिक कर लेते हैं तो दैट इज फाइन आई थिंक, ठीक है। अलग ही ट्रैक पे एमपीपीएससी प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। 71 क्वेश्चन देखिए, रिवर्स और एरिया ऑफ ओरिजिन, ठीक। और ये रिवर्स के बारे में पहले कावेरी है, साबरमती है, ताप्ती और दामोदर है। बोल रहा है कि कहाँ से निकलती है वो, सतपुड़ा, ब्रह्मगिरी, मेवाड़ और छोटा नागपुर, इसको हमें मिलाना है, बताना है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो कावेरी जो है, कावेरी ब्रह्मगिरी से निकलती है, अगर आपको पता हो तो कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। कावेरी का जो सही मैच है वो है 1 मिनट, कावेरी का जो सही मैच है वो है आपका ब्रह्मगिरी, ठीक है। कावेरी का क्या है, ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ पे है, अगर हम देखें तो वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में है ये ब्रह्मगिरी हिल। साबरमती, साबरमती जो है वो है मेवाड़, ठीक है। मेवाड़ हिल कहाँ पे है, राजस्थान, याद रखिएगा, ठीक है। हिल का भी लोकेशन याद रखिएगा, पूछ सकता है। ताप्ती की बात करें तो ताप्ती आपका हो गया सतपुड़ा, मध्य प्रदेश, है ना, ये तो पता ही होगा, एमपी। दामोदर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और ये आपका हो गया झारखंड, क्या हो गया, झारखंड, ठीक। तो क्या है भाई, 1 का 3, 1 का 3 किस में है, 1 का 2 किस में है, 1 का 2 ये है सी, द राइट ऑप्शन इज सी। तो याद रखिएगा ये कुछ रिवर्स के ओरिजिन, और भी आप जो रिवर है उनके ओरिजिन को देख सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है 72 कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है। अब 2 राज्य हैं भारत के जहां से जो कोयला निक्षेप निकल रहे हैं, कोल रिजर्व्स है कंट्री का, ठीक है, वहां मोर देन 50% निकल जाता है, तो वो झारखंड और मध्य प्रदेश है। कौन से हैं, झारखंड। झारखंड में अगर कुछ रिजर्व्स के नाम आते हैं इस प्लेसेस के, कहाँ कहाँ, तो एक झरिया है, वो आप याद रख सकते हैं, झरिया झारखंड का है। हजारीबाग है, हजारीबाग आप याद रख सकते हैं, ठीक है। पूछ ले मैच द फॉलोइंग, है ना। इसके अलावा आप रांची तो आपको पता ही होगा, ठीक है, रांची तो आपको पता ही होगा। एमपी में अगर हम बात करें तो कोरबा हो गया, कोरबा रीजन, मुख्य रूप से कोरबा रीजन इंपॉर्टेंट है एमपी का, ठीक है। सिंगरौली रीजन हो गया, ठीक है, सिंगरौली हो गया। तो इस तरीके से कुछ ये आप याद रख सकते हैं। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 and 2। आगे बढ़ते हैं, बोला है 2021-22 में भारत में जो दालों का उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है, ठीक। अनडाउटेडली मध्य प्रदेश दालों में प्रथम स्थान में रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बॉक्साइट के बारे में पूछ रहा है कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है कौन सा राज्य भारत का, जो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है। तो ये जो मिनरल्स हैं, देखो एमपीपीएससी का प्रॉब्लम्स आगे होने जा रहा है, तो ये जो मिनरल्स हैं, जितने भी खनिज हैं, आपका आयरन हो गया, बॉक्साइट यहाँ पे देख ही रहे हैं, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, और इसके अलावा कॉपर हो गया, ठीक है, और भी जो है आपका कोल हो गया, ठीक है। इसके अलावा डायमंड के लिए तो एक ही स्टेट है, डायमंड हो गया। तो जो जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं उनका एक बार जरूर से देख लीजिएगा, आपकी वर्तमान में कौन सा रिजर्व, 2 चीजें देखिएगा, एक तो रिजर्व देखिएगा, एक प्रोडक्शन, ठीक है, कि सबसे ज्यादा भंडार, सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो उड़ीसा, नो डाउट, है ना, उड़ीसा बहुत सालों से टॉप पे है, और अभी फिलहाल भंडारण तो सबसे ज्यादा है, प्लस अभी के लिए प्रोडक्शन में भी नंबर 1 चल रहा है, प्रोडक्शन में भी ये टॉप पे है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अल नीनो ला नीना से प्रश्न पूछ लिया है, जैसा कि सिलेबस में भी मेंशन है। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, ठीक है। अल नीनो और ला नीना पे हम एक सेपरेट क्लास लाएंगे,
ठीक है, ला नीना। हम सेपरेट क्लास लाएंगे और वीडियो क्लास होगी वो, और बहुत अच्छे से मैं इसके बेसिक्स को आपको क्लियर कराऊंगा बहुत ही जल्द, ठीक है। तो इन फिर से क्वेश्चन आएगा वो जो आगे 2025 में एग्जाम है, क्योंकि सिलेबस में मेंशन है यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, तो यहाँ से रिलेटेड जितने बेसिक्स हैं वो सब मैं उसमें खत्म कर दूंगा। अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। देखो ये तो क्लियर है कि पेरू के तट पे, कहाँ पे, पेरू के तट पे ये जो अल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो पेरू के तट पे प्रकट होती है, सही बात है, ठीक है। अल नीनो भारतीय मानसून को कमजोर करती है, ये भी सही है। देखो नीनो कमजोर करेगी और नीना जो है वो मजबूत करती है, तो बचा क्या, नीना मजबूत करती है, तो ये भी सही हो गया। तो बचा क्या कि भैया हर साल नहीं, अल नीनो हर साल होने वाली घटना नहीं है, ठीक है, एवरी ईयर नहीं होती है घटना। सो ये ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही पूछा है, यानी कि सी सही है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बोल रहा है कि किस वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक था। सही आंसर है इसका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, जैसे कि फिर से मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन का ट्रेंड देखिए, चावल हो गया आपका, ठीक है, आपका इसके अलावा कॉटन हो गया, ठीक है, कॉटन हो गया, पल्सेस भी अभी पूछा था, दो पूछ चुका। अब देखो चावल और दाल, दाल चावल पूछ लिए भैया एमपी ने कि दाल में कौन था और चावल में क्या था। अब बचा क्या, सब्जी रोटी बची है मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। दाल चावल पूछ लिया है। आगे जो है इसके अलावा कॉटन हो गया और वीट हो गया आपका, है ना, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, यानी सरसों। तो जितने भी ये हैं ये देख लीजिएगा, एक बार नजर मान लीजिएगा कौन सा राज्य है। तो इसका सही आंसर है 76 का डी। और आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है सबसे लंबी नदी कौन सी, सबसे लंबी नदी। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, सबसे लंबी नदी बताओ, ठीक है, ये बताओ। सबसे ज्यादा चावल का राज्य बताओ कौन सा उत्पादित करता है। तो सबसे लंबी नदी जो है वो नर्मदा है ना। इनमें जो सबसे लंबी नदी है नर्मदा। नर्मदा के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट 13-12 याद रख सकते हैं। इसकी कुल लंबाई है, ठीक है, कुल लंबाई कौन कौन से राज्यों से निकलती है, तो आप ऐसा याद रख सकते हैं, एमपी हो गया, गुजरात हो गया, ये वहां फ्लो करती है, ठीक है। और इसके अलावा आप देखें तो ये फिफ्थ लार्जेस्ट है ना, फिफ्थ लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट बोल सकते हैं, लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, ठीक है, इंडिया की, ठीक है। ये वेस्ट फ्लोइंग है ना, पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी है, सबसे लंबी। बहुत सारे फैक्ट हैं जो हम नर्मदा के बारे में याद रख सकते हैं, ठीक, सबसे लंबी है। तो ये है कुछ। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कावेरी की, तो कावेरी 805 है ना, तो सबसे लंबी पूछा है तो अपन तो नर्मदा ही लगाएंगे, 805 है कावेरी, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन बोल रहा है वर्ष 2021 में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था। अब देखो इन जितने भी अम्फान, ताउते, मृचिका, फनी जितने भी है ना, इन सब में सबसे ज्यादा यही सुर्खियों में रहा था, सबसे ज्यादा ये सुर्खियों में रहा था। तो इसका ताउते इज द राइट आंसर, ताउते ही है, और ठीक है, वही पूछ लिया था आयोग ने। इस क्वेश्चन को डिलीट किया था आयोग ने, ठीक है। अब मुझे तो नहीं पता कि निम्नलिखित पर्वत चोटियों में से उनकी ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करिए। अवरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग यानी कि बढ़ते क्रम में, ठीक है। अब क्यों किया था डिलीट नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा कि इस क्वेश्चन को क्यों डिलीट किया गया था। बाकी मुझे जितना पता है मैं बता देता हूँ आपको कि अगर हम बात करें अनाईमुदी की, इन सब में, तो अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है इन सब में। कितनी है उसकी ऊंचाई, लगभग 2695 या 2700 बोल सकते हैं, 2700 मीटर, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद आता है गुरु शिखर, 1722 करीब मीटर है। इसके बाद मैं ये जो फिगर बता रहा हूँ एक अलग अलग किताबों से और जहाँ से मतलब लिखा हुआ वहां से बता रहा हूँ। इसमें कुछ ऊपर नीचे हो तो जरूर बताइएगा क्या है, क्यों डिलीट किया था, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ एक्चुअली। महेंद्रगिरी 1501 किलोमीटर है ना। और पचमढ़ी की अगर बात करें तो ये लगभग 1050 है ना। तो इस प्रकार से अगर असेंडिंग में देखें तो सबसे पहले तो पचमढ़ी आएगा 4th, ठीक है ना। उसके बाद आपका महेंद्रगिरी आएगा 2, और उसके बाद आएगा आपका 1, यानी कि डी आंसर होना चाहिए इसका, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पीक्स है ना, एमपी की सबसे टॉप पीक क्या है, ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि फिर से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे है ना, क्या है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्य में कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है, पूछ ही रहा है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व, दाल चावल में सबसे आगे कौन है, दाल में कौन है, चावल में कौन है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे आगे कौन है, बॉक्साइट में सबसे आगे कौन है। तो ये 10-12 क्वेश्चन तो मतलब ऐसे ही
सिंपल भी नहीं बोलेंगे इन्हें, है ना, सिंपल से भी नीचे बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक्स के जो फैक्ट हैं इनको अगर क्लियर करते हैं तो 10 प्लस क्वेश्चन आराम से यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। तो पूछ रहा है 2011 के अनुसार बताइए कि सबसे कम डेंसिटी कौन से राज्य में थी। अरुणाचल है इसका आंसर, ठीक है, विदाउट एनी डाउट अरुणाचल, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर अरुणाचल है। अगर सबसे हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जनगणना, तो वो बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? बिहार राज्य। लेकिन अगर सिटी पूछ लिया कि सिटी बताओ 2011 के सेंसस के अनुसार सिटी बताओ जो सबसे ज्यादा घनत्व वाली है, तो वो है मुंबई, ठीक है। तो कुछ ऐसे फैक्ट आप याद रख सकते हैं। तो ये था आज का अंतिम प्रश्न। आपको बता दें कि इन सब की जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, जरूर से जुड़े और वहां से जुड़कर बहुत सारे यहाँ पे अपडेट जो आती हैं उसका भी फायदा उठाएं। तो आज की वीडियो में हमने फिर से 20 क्वेश्चन समझे और ये 2024 का पेपर हम कर रहे हैं। 80 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, 80% पेपर कंप्लीट हो गया है, 20 क्वेश्चन 20% बचा हुआ है, तो वो हम जल्दी से जल्दी कर लेंगे और 2024 के जो पेपर है उसको खत्म करेंगे। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।